हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज्य व्यवस्था पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी और राजस्थान पीएससी से लिए हैं। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो ऑलरेडी किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो इसमें होती है। ये आपको आर्टिकल 66 में मिलेगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर उपस्थित रहेंगे। अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में ये आपका सही है। स्पीकर के निर्वाचन में सिर्फ लोकसभा के लोग रहेंगे, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन है। ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा के रहेंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग में इसमें भी आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर शामिल रहेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में इसमें भी दोनों सदन के सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया राज्यसभा की भूमिका किसमें नहीं है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। तो आपका आंसर है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आप देखेंगे आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि जो आपकी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद वो सलाह देगी राष्ट्रपति को, और मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होंगे, हेड होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होंगे। और आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री को, पीएम को ये नियुक्त करेंगे, और फिर पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति आपके मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसके बारे में यह है कि जब तक लोकसभा में बहुमत है वो तब तक है। अगर बहुमत हट जाता है तो उसी टाइम पे पीएम को रिजाइन देना पड़ेगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नोक्त में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा ये आपको? ये अनुसूची 7 में मिलेगा। ठीक है, अनुसूची 7 में दिया हुआ है, सब्जेक्ट अलग अलग। तो स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें है आपकी समवर्ती सूची। इसमें कौन सा विषय शामिल है? ये है आपका श्रमिक संघ। ठीक है, समवर्ती सूची में अगर देखें तो विषय कितने हैं टोटल? समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? 52। पहले 47 होते थे, फिर 52 हो गया। ठीक है, टोटल विषय। इसके अलावा ये हमने समवर्ती सूची का जो प्रावधान है किससे उठाया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक समाज भी होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन चारों चीजों से। तो आपका उत्तर कौन सा है? चारों सही है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये चारों चीजें आपको प्रस्तावना में मिलेंगी। ठीक है, प्रस्तावना में ये चारों चीजें हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक समाज भी बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम आयु की बात किस आर्टिकल में है? क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84 है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए। यहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? अनुच्छेद 84 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। यहाँ हम रेसिडुअल पावर की बात कर रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? ये केंद्र सरकार में निहित है। ठीक है, ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये आपको मिल जाएगा संविधान के अनुच्छेद 246 में।
आर्टिकल 246, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7, इसमें 3 लिस्ट डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो स्टेट लिस्ट हो गया, राज्य विषय की जो सूची है, उसके अलावा यूनियन लिस्ट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कॉनकरेंट आपकी समवर्ती सूची हो गई, ठीक है। इन तीनों में अलग अलग डिवाइडेड है। स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकता है लॉ, यूनियन लिस्ट के लिए यूनियन लॉ बनाएगा, कॉनकरेंट लिस्ट के लिए स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं। इसी में 246 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो रेसिडुअल पावर है, जैसे कि स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए अगर कोई नियम कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? वो बनाएगी केंद्र सरकार, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मैंने अभी आपको बताया किन पे विचार करते हैं, ये मंत्रिपरिषद पे। 74 पे लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है वो जो अपने प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनको क्या करेगी? सलाह देगी। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वो प्रधानमंत्री होगा, पीएम, ठीक है। 75 में क्या लिखा हुआ है? 75 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे किसको? प्रधानमंत्री को, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे आपके मंत्रिपरिषद को, ठीक है, मंत्रिपरिषद। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे है? मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, ठीक है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? समवर्ती सूची, ठीक है, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, 52 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें किसको बनाने का अधिकार होता है? राज्य और संघ दोनों को, ठीक है। राज्य भी बना सकती है और संघ भी बना सकता है अधिनियम। लेकिन एक चीज याद रखना है कि अगर राज्य और संघ दोनों ने कोई अधिनियम बनाया है, ठीक है, दोनों ने बनाया है, लेकिन राज्य का जो है अधिनियम या कोई भी कानून वो संघ द्वारा बनाए गए कानून के थोड़ा भी खिलाफ जाता है या अगेंस्ट में जाता है, तो फाइनल जो डिसीजन है वो संघ का माना जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो हमने समवर्ती सूची में ज्यादा पावर किसको दे रखी है? संघ को दे रखी है। बना राज्य और संघ दोनों सकते हैं अधिनियम, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है दोनों में तो संघ का माना जाता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ये किसने कहा था? ये कहा था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद होगी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं तो बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहां से ली है हमने? ये हमने लिया है इंग्लैंड से, ठीक है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये एकल नागरिकता की बात करता है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये कौन सा माना जाता है? ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब हुआ था? जब इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से, तो 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत सारे संशोधन हुए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्रस्तावना में भी बदलाव किया, ठीक है, 3 शब्द ऐड किए। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके अलावा लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल जो है हमने 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया। उसके अलावा DPSP जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी कुछ चीजें ऐड की। उसके अलावा जो आपका भाग 14A है, ठीक है, पार्ट 14A अधिकरण, ट्रिब्यूनल, उसे भी ऐड किया। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में हमने ऐड कर दी कुछ चीजें, स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी, ठीक है। तभी आपका 47 से 52 सब्जेक्ट हो गए। ये कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन से ही हुआ है, ठीक है, समवर्ती सूची में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसकी करते हैं? ये पीएम की करते हैं, आर्टिकल 75। और राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री की। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके अनुच्छेद 164 में। ठीक है, आर्टिकल 164 की जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 में क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल हैं उनको सलाह कौन देगा? सलाह देगी मंत्रिपरिषद। स्टेट की जो मंत्रिपरिषद है वो, जैसे सेंट्रल लेवल पे हमने पढ़ा था, जैसे सेंट्रल लेवल में हमने पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है सेंट्रल लेवल पे, उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। ऐसे ही स्टेट लेवल पे मंत्रिपरिषद सलाह देती है राज्यपाल को और उसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, और राज्यपाल ही सीएम को अपॉइंट करता है, फिर सीएम की सलाह पे मंत्रिपरिषद को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है वो कितने टाइम तक रहते हैं? वो रहते हैं 6 साल तक के लिए। ठीक है, 6 साल तक के लिए। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 में की अवधि कितनी है? 6 साल की। और इसमें जो आपके 1/3 मेंबर है, 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। और जो कार्यकाल रहता है अवधि टोटल कितने? 6 साल की रहती है। ये सब लिखा कहाँ हुआ है? आपको ये मिलेगा अनुच्छेद 172 में। नेक्स्ट देखते हैं, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? ये है भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित कर सकती है संसद राय देने के लिए। तो वो संसद में बैठ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वोट नहीं दे सकते। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहले कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में मिलेगा कहाँ आपको? ये आपको मिलेगा आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। अगला देखते हैं, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ठीक है, सिविल अधिकारी की बात कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट कौन है? ये है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, कैबिनेट आपका जो सेक्रेटरी रहता है वो है सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है। ठीक है, मत देने का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक नहीं है, कानूनी है। ये याद रखना है, ये कानूनी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपका वोट देने का अधिकार जो है वो कैसा है? लीगल है, कानूनी है। ठीक है, ये याद रखना है। तो वोट देने का अधिकार कैसा है आपका? कानूनी है, संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसमें ऐड किए गए थे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किए गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें मौलिक कर्तव्य ऐड करने चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन में हमने मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड कर दिया। कहाँ किया है? ये किया है भाग 4 का, ठीक है, 4A में, पार्ट 4A। और मौलिक कर्तव्य किस देश की संविधान से प्रेरित है? ये रूस की संविधान से प्रेरित है। ठीक है, रूस की संविधान से प्रेरित। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, ये हम आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं। क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय,
जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? परामर्शदात्री संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं, विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित, संवैधानिक संस्थाएं। ये आपका सही आंसर है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि आपके सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में कहाँ दिया हुआ है? संविधान में दिया हुआ है। तो ये सारी संस्थाएं आपकी कैसी हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ये किसमें लिखा हुआ है? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन सशस्त्र बलों के, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 33 में। ठीक है, 33 आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि जो अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ चीजें प्रतिबंधित की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी नहीं है? इसमें कौन सी नहीं है? ये आपकी है भारतीय विदेश सेवा, प्रशासनिक सेवा है। ठीक है, IAS, पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS ये है। लेकिन ये जो आपका IFS फॉरेन सर्विसेज वाला है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहाँ पे मिलेगा आपको? अनुच्छेद 312 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग के बारे में कहां पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में। आर्टिकल 280 में ये लिखा हुआ है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी? ये मिल जाएंगी अनुच्छेद 280 में। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 372 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, कानून द्वारा। तो यह है आपका संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ठीक है, 312 में ही अखिल भारतीय सेवा जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और कोई नई ऐड करनी है तो इसी में आपको संकल्प पारित करना होगा। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? आम चुनाव की बात हो रही है, किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? कौन सा नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संपत्ति। यह है आपका संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा के एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 300 का में शिफ्ट कर दिया गया, 300A। तो ये जो अब अनुच्छेद है आपका 300 का, वो कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो रिट कितने प्रकार की जारी हो सकती है? ये हो सकती है 5 प्रकार की। ठीक है, कहाँ पे रिट के बारे में लिखा हुआ है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, और एक है अधिकार प्रक्षा, एक है परमादेश, एक है उत्प्रेषण और एक है निषेध। ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है फंडामेंटल राइट के, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? तो ये किसका शाब्दिक अर्थ है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किसी प्राइवेट
इंडिविजुअल या गवर्नमेंट दोनों पर लागू है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या गवर्नमेंट दोनों को यह आदेश दे सकती है कि शासरूर प्रस्तुत करो जिसको भी आपने अरेस्ट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती किस आर्टिकल के अंतर्गत दी जा सकती है? ये है 323A के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 323A, ये आपको मिलेगा भाग 14 का, जो आपका पार्ट 14A है, उसमें पार्ट 14A उसमें मिलेंगे आपको अधिकरण, और उसी अधिकरण ट्रिब्यूनल में एक आपको मिलेगा ट्रिब्यूनल कैट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आर्टिकल 323A। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के लिए मैंने आपको बताया क्या जारी किया जाता है, ये समादेश रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। संविधान ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है रिट जारी करने के लिए, और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर दी है रिट जारी करने के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत अधिकार हम फंडामेंटल राइट कहां से लिया है? ये लिया हमने अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या लिया है अमेरिका से? फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रिमूवल लिया है, रिमूवल। उसके अलावा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिया है, महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ही लिया है। इसके अलावा न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायालय की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या अमेरिका के संविधान से लिया है, क्या क्या यूके के संविधान से लिया है, तो ये सारी चीजें आप जरूर रिवाइज करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ये कब आया था? ये आया था 1985 में। दल बदल विरोधी कानून आया कब था? ये आया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची है वो ऐड की गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के लिए, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंतर्गत जो सदस्य है उसकी सदस्यता के बारे में कौन डिसाइड करता है? जो लोकसभा में होता है अध्यक्ष, वो डिसाइड करता है, और राज्यसभा में सभापति। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि दल बदल कानून के अंतर्गत किसी सदस्य की सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी। ये कब आया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उक्त सभी। तो ये आपका हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी चाहिए, अवसर की समानता भी चाहिए, चुनाव हो रहे हैं लेकिन आपको समान अवसर नहीं मिल रहा, और अधिकारों का संरक्षण भी चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ये हो गया आपका सही आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं? अभी मैंने आपको 5-6 विशेषता बताई थी। न्यायिक समीक्षा ये है, मौलिक अधिकार भी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना ये भी है। तो आपका उपरोक्त सभी आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने लिया है,
उसके अलावा राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से ही लिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये है न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसे संरक्षित करती है? आर्टिकल 32 से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट को पावर मिली है। इन दोनों को पावर मिली है क्या? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, कि आप रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 32 में ये पावर मिली हुई है नागरिक को कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब उनको पहले जिला न्यायालय, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पे। अगला देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, मूल, अपीलीय, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो ये आपको तीनों मूल अधिकार, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र मिला है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। मूल अधिकार क्षेत्र कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 32 से, ठीक है, अनुच्छेद 32 से मूल अधिकारों का जो है अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। फिर अपीलीय, जैसे कि आपका हाई कोर्ट है, उसका अपील आप कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। हम यहाँ पे यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए कुछ ग्राउंड्स भी बताए गए हैं कि किन ग्राउंड्स पे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उसमें से एक ग्राउंड है कदाचार। अगर राष्ट्रपति कदाचार के मामले में सदस्य को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी कि कदाचार के अंतर्गत आता है इस सदस्य का रिमूवल या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की जांच में वो जो भी निर्णय देगी वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? कदाचार के मामले में किसी सदस्य को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर बहुत सारे ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड से कदाचार, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं किसी सदस्य को यूपीएससी के। तो नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, ठीक है। न्यायपालिका जो भी अपने निर्णय देती है, ठीक है, जो निर्णय देती है वो कानून बन जाते हैं, ठीक है। तो वो कानून क्या कहलाते हैं? निर्णय विधि कहलाते हैं, ठीक है। निर्णय देती है तो निर्णय विधि। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये जो बंद घोषित कर देते हैं ना वो असंवैधानिक है। किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी? ये की थी केरल के उच्च न्यायालय ने, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद को असंवैधानिक बताया है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 27 में। इसमें कहा गया है कि कोई धर्म विशेष के बढ़ावा के लिए आपको कर नहीं लगाएगी स्टेट, ठीक है, या राज्य। अगर कोई टैक्स लगता भी है तो फिर सारे धर्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, नहीं तो किसी धर्म विशेष के लिए ये काम नहीं किया जाएगा। ये कहाँ पे है? आपको अनुच्छेद 27 द्वारा मिलेगा, ठीक है। 25, 26, 27, 28 ये सारे आपके धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल हैं। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यक के लिए कौन सा है? ये है आपका अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अल्पसंख्यक जो है वो संविधान में दो टाइप के हैं, एक तो धर्म आधारित है और एक भाषा आधारित है, ये याद रखना है, ठीक है। संविधान ने दो टाइप के ही अल्पसंख्यक को मान्यता दी है, एक तो धर्म आधारित और एक भाषा आधारित, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों रिलेटेड है अल्पसंख्यकों से। और ये दोनों आर्टिकल मिलेगा कहाँ आपको? ये मिलेगा आपको भाग 3 पार्ट 3 में, ठीक है। आपके जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यह हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति।
लेकिन राष्ट्रपति सलाह किसकी लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, इनकी सलाह लेते हैं। और ये लिखा कहाँ पे हुआ है? ये आपको मिलेगा आर्टिकल 217, ठीक है, अनुच्छेद 217 में लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह देंगे। इसके अलावा उस स्टेट के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जो जज होते हैं, ठीक है, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे अपॉइंटमेंट, लेकिन सलाह किससे किससे लेंगे? सलाह एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जिस भी न्यायालय में नियुक्ति है, उसके अलावा उस स्टेट के राज्यपाल से, ठीक है, उस स्टेट के राज्यपाल से। तो इनसे सलाह लेंगे राष्ट्रपति और फिर नियुक्ति करेंगे अन्य न्यायाधीशों की। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? रिमूवल की बात हो रही है यहाँ पे हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो कौन कर सकता है? ये कर सकता है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति ही हटा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत है 50% प्लस 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी। तो ये होगा आपका विशेष बहुमत। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? इनमें से कौन सा है? ये है आपका अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये सारी चीजें जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी अलाउड है, ठीक है। तो भारत के नागरिकों के लिए कौन सा है? अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आपके 5 आर्टिकल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? भारत के नागरिकों के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये आपके 5 अनुच्छेद। उसके अलावा जितने हैं वो भारत के और बाहर के विदेशी नागरिकों के दोनों के लिए हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर की गई है? मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यकों की मान्यता धर्म के आधार पर है एक तो, और दूसरी भाषा के आधार पे है, ठीक है, भाषा के आधार पे, जाति, जनसंख्या, रंग, इन सब पे नहीं है, धर्म और भाषा के आधार पर है। नेक्स्ट देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? तो कौन करता है? ये करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे राष्ट्रपति के जगह पे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, किसी काम में बिजी हैं, तो फिर कौन करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज होगा वो, याद रखना। इसमें लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, इन सब का कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? ठीक है, वित्त विधेयक कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आर्टिकल 117 में, ठीक है, अनुच्छेद 117। किसकी पूर्व अनुमति चाहिए होती है? राष्ट्रपति की, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 110, ठीक है, अनुच्छेद 110 में आपको मिलेगा धन विधेयक। धन विधेयक, इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है और लोकसभा में ही इसको पेश किया जाता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1 ऑफ पॉलिटी रिवीजन, ठीक है। इसके और आगे 2 पार्ट और आएंगे जिससे पॉलिटी आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, पॉलिटी का सारा रिवीजन हो जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।